हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्सायस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगली कड़ी आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लिया है, तो उसी को आज हम अभी कंटिन्यू रखेंगे, उसी के आगे थोड़ा पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कृष्णदेव राय के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था हमने। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कृष्णदेव राय के बारे में। उनके निर्माण कार्य क्या थे, ठीक है, तो उनके निर्माणों को देखेंगे। तो प्रमुख जो 3 मंदिर हैं कृष्णदेव राय के, वो हैं हजारा रामा स्वामी मंदिर, ठीक है, हजारा रामा स्वामी मंदिर, और है विट्ठल स्वामी मंदिर, और एक है बालकृष्ण स्वामी मंदिर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। हजारा रामा स्वामी मंदिर, दूसरा है विट्ठल स्वामी मंदिर, और तीसरा है बालकृष्ण स्वामी मंदिर। तीनों को लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हजारा रामा स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और बालकृष्ण स्वामी मंदिर। ये आपका जो हजारा रामा स्वामी मंदिर है, ये है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। दूसरा विट्ठल स्वामी मंदिर, ये भी कर्नाटक में ही है। और जो तीसरा है बालकृष्ण स्वामी मंदिर, ये था विजयनगर में ही। ठीक है, विजयनगर में ही उसने बनवाया था। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं किस किस देवता को ये समर्पित है ये मंदिर। तो जो आपका पहला है हजारा रामा स्वामी मंदिर, ये है भगवान श्री राम के लिए मंदिर है, भगवान श्री राम को समर्पित ये मंदिर है। दूसरा है विट्ठल स्वामी मंदिर, ये भगवान श्री विष्णु के लिए है। और तीसरा जो है बालकृष्ण स्वामी मंदिर, ये भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के लिए समर्पित मंदिर है ये। ठीक है, इसको भी मैं नोट करा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। हजारा रामा स्वामी, यहाँ पर मैंने लिख दिया है भगवान राम को समर्पित। दूसरा है विट्ठल स्वामी मंदिर, भगवान विष्णु, इसका मतलब आप लोग समझते होंगे इस चिन्ह का, को समर्पित। ठीक है, तीसरा है भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को समर्पित। ठीक है, कौन सा? बालकृष्ण स्वामी मंदिर।
तो अब इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है बालकृष्ण स्वामी मंदिर के लिए, क्योंकि बालकृष्ण स्वामी मंदिर जो था इसकी मूर्ति जो थी बालकृष्ण की, ये इसने लाया था उदयगिरी से। ठीक है, कहाँ से लाया था? उदयगिरी से। उदयगिरी अभियान पे जब कृष्णदेव राय गया हुआ था तो उस समय इसने उदयगिरी के राजा प्रताप रुद्र देव को हराया था। प्रताप रुद्र देव, ठीक है। तो प्रताप रुद्र देव को हराने के बाद कृष्णदेव राय ने वहाँ से बालकृष्ण की मूर्ति लाई थी, ठीक है, विजयनगर में स्थापित करवाया था, और उसी मंदिर को बाद में बालकृष्ण स्वामी मंदिर कहा जाने लगा। ठीक है, बालकृष्ण स्वामी मंदिर में अगर पूछा जाए कहाँ से मूर्ति आई थी, तो आपका उत्तर होगा इसके लिए ये मूर्ति आई थी उदयगिरी से। ठीक है, नोट करवा दे रहा हूँ इसको भी। ठीक है, बालकृष्ण स्वामी मंदिर की मूर्ति कृष्णदेव राय ने उदयगिरी अभियान के बाद लाया। ठीक है, और किस राजा को हरा कर लाया था उसको भी नोट कर लीजिए, प्रताप रुद्र देव के लिए। ठीक है, उदयगिरी अभियान से कृष्णदेव राय ने बालकृष्ण की मूर्ति लाई थी। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, या फिर आप कमेंट में आप अपना डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, मंदिरों में राय गोपुरम के निर्माण की शुरुआत की बात करें तो ये शुरुआत किया था कृष्णदेव राय ने। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि राय गोपुरम क्या है। तो राय गोपुरम कुछ नहीं है, बस ये जो मंदिर दिखते हैं, मंदिरों में बड़े बड़े जो दरवाजे दिखते हैं, बड़े बड़े गेट, ठीक है, उसी को राय गोपुरम कहा जाता है। आप जब साउथ इंडिया के मंदिरों को देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक शैली दिखेगी, उस शैली में बहुत बड़े बड़े दरवाजे दिखेंगे, उनको राय गोपुरम कहा जाता है। जब कला और साहित्य पढ़ाऊँगा तो राय गोपुरम के बारे में वहाँ पर डिटेल में बताऊँगा कि राय गोपुरम क्या होता है। ठीक है, अभी आप सिंपल में समझ लीजिए, जो बड़े बड़े दरवाजे होते हैं उन्हीं को राय गोपुरम कहा जाता है।
तो इसके निर्माण की शुरुआत कृष्णदेव राय ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। कला और संस्कृति जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे राय गोपुरम डिटेल में आपको बताया जाएगा। आगे चलते हैं। इनकी माता थी नागला देवी। ठीक है, कृष्णदेव राय की माता का नाम था नागला देवी। और इन्हीं नागला देवी के याद में इन्होंने एक नगर का निर्माण करवाया था, उसका नाम था नागलपुर, और ये पड़ता है विजयनगर के पास में ही। ठीक है, तो कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागला देवी के नाम पर विजयनगर के समीप में ही नागलपुर नगर का निर्माण कराया था। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। नागला देवी कौन थे? कृष्णदेव राय की माता जी, और इनकी याद में ही कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर की स्थापना की थी। और अगर पूछा जाए कि नागलपुर नगर कहाँ पे है, तो ये था विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर के समीप में ही था ये नागलपुर। ठीक है, और इसने एक और नगर की स्थापना कराया था, उसका नाम था हासपेट नगर, और इसकी जो स्थापना किया था कृष्णदेव राय ने, ये किया था अपनी पत्नी की याद में। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, अपनी पत्नी की याद में कृष्णदेव राय ने हासपेट नगर की स्थापना किया था। ठीक है, हासपेट नगर की स्थापना कृष्णदेव राय ने पत्नी की याद में किया था। और अगर ये पूछा जाए कि हासपेट नगर कहाँ पे है, तो आपका उत्तर होगा विजयनगर में ही है। ठीक है, हासपेट नगर की स्थापना कृष्णदेव राय ने किया था। किसकी याद में किया था? अपनी पत्नी की याद में किया था। और कहाँ पे यह स्थान है? तो ये हासपेट नगर नाम का स्थान विजयनगर में था। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। तो हम आगे चलते हैं। क्लियर है? अब हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, ये हुई कृष्णदेव राय के निर्माण कार्यों के बारे में बात। अब बात करेंगे कृष्णदेव राय के समय में साहित्य कैसा था। तो आपको यह जानना चाहिए कि इसमें जो साहित्य था, उस साहित्य में तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम काल अगर कहा जाए तो वो कृष्णदेव राय के समय में ही था। हालांकि मैं शायद आप लोगों को इसके पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आप नोट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम काल किस शासक के समय में था, तो आपका उत्तर कृष्णदेव राय ही था। और आप लोगों को ये पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने कई भाषाओं के कवियों को, विद्वानों को अपने दरबार में शरण दे रखी थी, संरक्षण दिया था। जैसे कि संस्कृत के कवि हैं
तेलुगु के हैं, तमिल के हैं, कन्नड़ के हैं। तो इन सभी भाषाओं के कवियों को संरक्षण दे रखा था अपने दरबार में, विद्वानों को, ठीक है, कवियों और विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण दे रखा था विजयनगर शासकों ने। तो उन्हीं उसी क्रम में कृष्णदेव राय ने भी अपने शासनकाल के दौरान इन सभी भाषाओं के विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण दिया था, और जिसमें से सबसे ज़्यादा तेलुगु साहित्य के विद्वान थे, ठीक है। तो तेलुगु साहित्य के विद्वानों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। और वैसे क्लियर बता दे रहा हूँ, 8 जो तेलुगु कवियों का ग्रुप था इनके दरबार में, उनको अष्टदिग्गज कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कृष्णदेव राय का जो समय था तेलुगु साहित्य के लिए कैसा काल था, तो आपको पता होना चाहिए उसका समय, यानी कृष्णदेव राय का समय स्वर्णिम काल था। और इसको अगर एक और शब्द में कहा जाता है शास्त्रीय युग, ठीक है, क्योंकि तेलुगु साहित्य का काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार इसी कृष्णदेव राय के समय में ही हुआ था। अगर क्वेश्चन आएगा तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम काल, तो भी कृष्णदेव राय के समय, और अगर शास्त्रीय युग पूछेगा तो भी कृष्णदेव राय के समय में, ठीक है। ठीक है, विजयनगर के शासकों ने संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और इन सभी भाषाओं के विद्वानों को संरक्षण दिया था। और कृष्णदेव राय ने सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया था तेलुगु साहित्य में, तेलुगु साहित्य के विद्वानों को, ठीक है। इसीलिए कृष्णदेव राय का समय तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम काल या शास्त्रीय युग कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, तेलुगु, ठीक है। ये कृष्णदेव राय के समय की सबसे महत्वपूर्ण भाषा थी साहित्य के लिए, ठीक है, तेलुगु साहित्य। ठीक है, कृष्णदेव
के काल में तेलुगु भाषा के 8 कवियों का समूह था इनके दरबार में, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता है। इसको आप ध्यान से रखिएगा, अष्टदिग्गज, ठीक है। अष्टदिग्गज को अष्टप्रधान से कंफ्यूज मत करिएगा आप लोग, क्योंकि अष्टप्रधान जो थे